उसके बाद में जो भी इनका प्रोसीजर है वो कभी जीडी भी रखते हैं, कभी नहीं भी रखते, अदरवाइज डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू के बाद में वो कंडक्ट करते हैं. नाउ द पॉइंट इज कि जब वो ये कह रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोटा क्यों आ रहा है? बट हमने ये भी पढ़ा कि उन कास्ट की एडवांसमेंट के लिए, उनकी बेटर अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पे कोटा सिस्टम भी मिलेगा. एजुकेशन में भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट में भी मिलेगा, हर जगह के ऊपर आपको कोटा सिस्टम मिलेगा. आगे बाकी आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी कोटा को प्रिविलेजेस अलग से मिलेंगे. ठीक है. अब ये जो आर्टिकल 16 है, देखो सबसे पहले ये कहता है दिस आर्टिकल गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स, नॉट टू ऑल द पीपल, ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन्स. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in the matters relating to appointment or appointment of office under the state. अब स्टेट का मतलब कौन सा लेना हमने? आर्टिकल 12 जो हमें आर्टिकल 12 में दिया, इधर सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी और दी अदर अथॉरिटी, उनमें से कहीं पे भी अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और उस एम्प्लॉयमेंट के लिए दैट पर्सन नीड्स टू हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी. It prohibits discrimination against a citizen on the ground of religion, race, caste, gender, place of birth or residence. ये जो आर्टिकल 15 में पॉइंट्स दिए थे ये सेम है कि जिस बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन वहां पे मना की थी, सिमिलरली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी उन बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन. अब अगर हम इसकी एक्सेप्शंस की बात करें, अब ये जितनी भी एक्सेप्शंस है ना, या तो स्टेट ने खुद अपने पास ये पावर रिजर्व करके रखी हुई है कि हम जो भी बोलेंगे आपको मानना पड़े. दूसरा, उन्होंने कोई लॉ में लिख दी किसी पर्टिकुलर लॉ के अंदर जो विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड, उस लॉ में लिख दिया कि ये कैटेगरी को हम ये कोटा दे देंगे, इस कैटेगरी को हम ये प्रिविलेज दे देंगे. अल्टीमेटली ये जितनी भी पावर रिजर्व करके रखी हुई है ये स्टेट के पास ही है. मेरे यहाँ आप में जैसे लोगों के पास ये पावर्स नहीं है. इसलिए आपने देखा होगा प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में देखो कहीं पे इक्वालिटी की बात नहीं, क्योंकि प्राइवेटली उन लोगों के पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है. अब फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ प्राइवेट, मेरी अपनी फर्म है और मैं बोलूँ कि मैं इस सो एंड सो रिलीजन के या सो एंड सो कास्ट के पर्सन को अपने अंडर एज ए ट्रेनी नहीं रखूंगी, क्या वो पर्सन चला जाएगा लॉ के पास में, जुडिशरी के पास में? क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, मेरी खुद की एम्प्लॉयमेंट है, तो मैं भी जिसको चाहूँ उसको कर सकती हूँ. हालांकि ये चीज होनी प्रैक्टिकली नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन इसके अंदर भी आपने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल 16 के अंदर नहीं जाओगे, आर्टिकल 14 और 15 में जा सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन. बट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो हम आर्टिकल 16 के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हम वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं प्राइवेट की. अब जो एक्सेप्शन है, देखो सबसे पहली एक्सेप्शन कहती है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विथ रिगार्ड टू क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी अंडर एनी लोकल अथॉरिटी और द अदर अथॉरिटी. पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट ने ये पावर अपने पास रिजर्व करके रखी है कि इधर अंडर द स्टेट, either under the union territory that is the central one, local authorities or other authorities, किसी के भी अंदर अगर वो क्लासिफिकेशन करना चाहें तो वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अलाउड है. प्रोविजन कैन बी मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन. तो बैकवर्ड क्लासेस वर्ड आते ही तीन कैटेगरीज हमें पता, दैट इज ओबीसी, एसटी एंड एससी. इन तीनों कैटेगरीज के लिए हम लोगों को ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी. रिजर्वेशन इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी. अच्छा, आपने ये भी एक पॉइंट देखा होगा कि जितनी भी जॉब्स में प्रमोशन होती हैं, स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर में, इन द अथॉरिटीज के अंदर, वो सीनियरिटी पे चलते हैं. वो इस पे नहीं चलते कि किसी पर्सन को कितना एक्सपीरियंस हो गए, कितनी नॉलेज है, या उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है. वो किस पे चलते हैं, कितना ड्यूरेशन वो पर्सन को जॉब में हो गया और उस पर्सन की अब करंटली क्या पोस्ट होनी चाहिए. तो वहां पे सीनियरिटी लेवल चलता है रादर देन द क्वालिफिकेशन. और ये कोई भी पर्सन जाके ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये सीनियरिटी वाला क्यों कॉन्सेप्ट है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बट ये होना चाहिए, यहाँ पे रिजर्व करके रखा है, तो ये आपका कहीं पे राइट वायलेट नहीं होता. तो इट सेज रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट. कोई एक सिंगल पोस्ट या अलग अलग क्लासेस का बाइफिकेशन करके जॉब के अंदर जो भी हो उनमें हो सकता है. इन द सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. अब यहाँ पे भी कैटेगराइजेशन क्या कर दी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को. अगर आप सीनियरिटी के बेसिस पे भी प्रमोशंस देना चाहते हो तो वो भी राइट यहाँ पे रिजर्व है. वो देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आपने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, क्योंकि दीज आर द एक्सेप्शंस, यानी कि स्टेट रिजर्व्स द राइट टू क्रिएट दीज एक्सेप्शंस इन द आर्टिकल 16. नेक्स्ट पॉइंट कहता है द स्टेट मे कंसिडर any unfilled vacancies
of a year which were reserved for being filled up in that year in accordance with the above provisions. अब लेट सपोज एक जॉब की अपॉर्चुनिटी निकली, उसके अंदर एक साल के अंदर उनको बोला, अच्छा एक चीज आपने और सुनी होगी, पहले मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, कि हर जॉब वालों को ना एक सर्टेन अमाउंट की एक सर्टेन क्वांटिटी की एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज देनी मैंडेटरी हो. दीज आर मैंडेट, उनको निकालनी है, फिलअप हो चाहे ना हो वो बात की बात है, निकालनी मैंडेटरी. फॉर दैट मैटर इवन आईसीएसआई के पास में भी है कि एवरी ईयर आप देखोगे वहां पे करियर्स का ऑप्शन आता है वेबसाइट पे, तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर वैकेंसीज है जो देनी मैंडेटरी है. अब वो सूटेबल कैंडिडेट मिलता है नहीं मिलता, फिलअप होती है नहीं होती, इंटरनल क्या अरेंजमेंट्स होते हैं वो सब बात का, बट ये देनी मैंडेटरी है. एसबीआई का हर साल पेपर होता है, क्लर्क का, पीओ का हर साल पेपर होते हैं. अब ऐसा थोड़ी ना कि इतने सारे लोग ये लोग अपॉइंट करते रहते हैं. क्या होता है, वो वैकेंसी निकालनी मैंडेटरी है. आज से कई साल पहले की बात है, अराउंड 2013 और 14 के आसपास बीएसएनएल ने ना एक बार ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकाली और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्स दिए. मेरा एक फ्रेंड था, उसके फादर बीएसएनएल के ही ऑफिसर थे, तो हम सीएस कर रहे थे सब साथ में, मतलब सीएस बन चुके थे, उनका बेटा लॉ कर रहा था, तो उन्होंने हम लोगों को ना सजेस्ट किया कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप बीएसएनएल की अपॉर्चुनिटी को निकलिए दे दो. तो कुछ फ्रेंड्स ने दिए भी, कुछ हमने नहीं दिए. पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, आज तक वो वैकेंसी फिल नहीं. बीएसएनएल वालों ने खुद पता क्या बोला, हमारा ना पेपर लीक हो गया. उन्होंने बहाना मार दिया कि पेपर लीक हो गया. पेपर लीक होने के कारण जितने भी लोग अब पास भी हुए हैं तो वो पेपर अब दोबारा से हो. आज तक की डेट है, वो वैकेंसी का क्या हुआ किसी को नहीं. ये निकालनी मैंडेटरी है, फिलअप करनी कहीं भी मैंडेटरी नहीं है. इन्होंने बोला आप वैकेंसी निकाल, तो वैकेंसी निकाल देते हैं. उनको जरूरत होती है फिल करने की तो फिल कर देते हैं, उनको लगता है कि जरूरत नहीं है तो वो ऐसे बहाने बना के कि पेपर लीक हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई. ये बहुत अथॉरिटीज करती है. एमटीएनएल ने भी बहुत बारी किया ऐसे, बीएसएनएल ने भी ये किया. बीएसएनएल का केस तो खैर काफी आया था न्यूज में, क्योंकि बड़े सारे लोगों के पेपर क्लियर हो और अल्टीमेटली हाथ के अंदर जॉब नहीं है और वो बीच में फंस गए कि क्या पेपर एग्जाम होगा या नहीं होगा, वो सब चीजें बीच में रह जाती है. तो यहाँ पे एवरी ईयर दे नीड टू क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वैकेंसी. अब ये जो वैकेंसी ये क्रिएट करते हैं उसके अंदर भी कोटा रिजर्व करके चलते. अब लेट सपोज उन्होंने 10 वैकेंसीज निकाली, 10 में से 2 एससी, 2 एसटी और 1 ओबीसी के लिए रखी और 50% इज फॉर द नॉर्मल जनरल कैटेगरी. अब ऐसा भी होता है कि उस साल में वो वैकेंसी फिल ही ना हो, उनको सूटेबल कैंडिडेट ही ना मिले, चाहे किसी भी कैटेगरी में, वो जो वैकेंसी है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होती. यानी कि अगर अगले साल भी वो 10 ही वैकेंसी निकालेंगे तो वो 10 इंक्लूडिंग पिछली वाली नहीं होंगी. अगर लास्ट ईयर लेट सपोज 2 वैकेंसी रह गई, 22 के अंदर लेट सपोज 2 वैकेंसीज फिलअप होनी रह गई, इस ईयर फिर निकालनी है, 10 निकाली, 10 की रिक्वायरमेंट थी, 10 निकालनी प्लस 2 जो लास्ट ईयर की होंगी वो, ये कैरी फॉरवर्ड होती है. रादर देन कि हम बोले अच्छा पिछली 2 और इस बारी के 8 मिलाकर टोटल 10 कर दो, ऐसा नहीं, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटीज है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, इनको एवरी ईयर ये करना मैंडेटरी है. फिलअप करना ना करना बात का क्वेश्चन है, वैकेंसी क्रिएट करना इज द मैंडेटरी पार्ट. अब देखो इन्होंने लिखा, स्टेट में कंसीडर एनी अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ अ ईयर व्हिच आर रिजर्व फॉर फिल्ड अप इन दैट ईयर in accordance with the above procedure for reservation as such separate class of vacancies to be filled up in succeeding year. एक साल निकालनी थी, preceding year में वो fill up नहीं, तो हमने उसको क्या किया, carry forward in the succeeding or years as such class of vacancies shall not be considered together. Last year let's suppose अगर 10 में से 2 नहीं हुई, 2 में एक एससी थी और एक एसटी थी, तो इस साल अगर एससी एसटी 2 हैं तो वो कितनी हो जाएंगी, 3. रीजन बीइंग क्योंकि आप क्लब उसको नहीं कर सकते. With the vacancies of the year which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जनरल 50 थी और कोटा कितनी थी, 50. वो 50 में 5 भरनी थी, तो इस साल की 5 एज इट इज रहेंगी, लास्ट ईयर वाली एड ऑन प्लस हो. रादर देन आप उसको क्लब करो और बोलो अच्छा 2 पिछले साल की, 3 इस साल की 50% हो, ऐसा पॉसिबल नहीं. दैट वैकेंसीज शुड बी कैरी फॉरवर्ड. और ये कैरी फॉरवर्ड एक साल में नहीं होती. क्या लिखा है इन्होंने बीच में, सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर्स तक ये कैरी फॉरवर्ड होती रहे. जब तक फिलअप नहीं होगी तब तक ये कैरी फॉरवर्ड होती. नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं स्टेट मेक अ लॉ, स्टेट में, इट इज नॉट अगेन मैंडेट, स्टेट में मेक अ लॉ फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. लास्ट टाइम हमने उसमें पढ़ा था एजुकेशन में, ईडब्ल्यूएस का कोटा है स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में,
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे भी ऑफ द सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड अबव। कौन सी क्लासेस मेंशन्ड अबव की हैं? जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको हटा दो, ईडब्ल्यूएस का कोटा और आ जाए। इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, जो करंट चल रही है 50% वो तो चलेगी, ईडब्ल्यूएस का और एड ऑन कर दो। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ द पोस्ट इन ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी का मैक्सिमम 10% कैलकुलेट करो, उतनी पोस्ट ही ईडब्ल्यूएस के लिए होनी चाहिए। अलग से कोई और पोस्ट हम जो अगर निकालेंगे तो ये नहीं है कि वैकेंसी का कोटा हम बढ़ा देंगे कि चलो 10 निकालनी थी 15 निकाल लेते क्योंकि हम ईडब्ल्यूएस भी लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एग्जिस्टिंग में ही मेंशन कर, या तो निकालो नहीं। तभी इन्होंने वर्ड क्या लिखा? स्टेट में, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द स्टेट। इफ स्टेट थिंक्स, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें उसके अंदर ईडब्ल्यूएस को भी ऐड ऑन करना चाहिए तो वो ईडब्ल्यूएस को भी वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं, बट दैट रिजर्वेशन शुड बी 10% ऑफ ईच ऑफ द टोटल कैटेगरी। मैम ये जो 4th पॉइंट है इसमें आपने जैसे बोला कि 10 में 2 ऐड हो गए, 12 हो गए। अब करेक्ट, अब तो 12 जने इसमें फिलअप होंगे नहीं होंगे वो उनकी मर्जी है, यानी आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, तभी भी जस्ट आगे होगी उसमें वो रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जब तक उनको लगेगा वो कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सक्सीडिंग ईयर्स लिखा है, तो उनको नहीं फिल करनी होगी इस साल, वो फिर अगले साल पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये तभी चलता रहता है इसी तरीके से सिस्टम, ये कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं चीजें। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज ऑब्वियसली ठीक नहीं है, बट आप ये देखो कि कितनी कैटेगरीज यहाँ बनाते रहेंगे, हर साल कितने लोग तो पास होते रहेंगे, लोग तो क्वालिफाइड होते रहेंगे। कभी किसी ने दिया आप में से किसी ने पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, ऐसा बैंक वगैरह है और किसी का? कौन सा दिया? वो क्या होता है एग्जैक्टली? अच्छा, आप अच्छा, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है? नहीं, कैटेगरी छोड़ो, क्वालिफिकेशन नहीं तो कंप्लीटेड होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर आप अपीयरिंग हो तो भी हो जाता है लास्ट ईयर के अंदर? अच्छा ठीक है, मैंने सुना है पहली बार। अच्छा, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सारे साथ के साथ क्लियर हो। तो उसमें इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि अगर एयरफोर्स का है तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करे, कैटेगरी नहीं सॉरी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन के अलावा। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, तब तो 20 इयर्स होना चाहिए, उसके बाद 21। और उसमें क्या परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है? कट ऑफ काइंड ऑफ? ठीक है, और जो पेपर आप देते हो उसका कट ऑफ? अच्छा, वो अच्छा करेक्ट, वो फिर वो उसके अकॉर्डिंग भी होता है, तो पहले पेपर क्लियर हो एंड देन उसके बाद में। बट ये कट ऑफ 55% फिक्स तो नहीं होगा, ये तो चेंज हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है ना कितना पेपर का वो आता है निकलता है। ठीक, मैंने खुद ने भी बैंक पीओ का एक बार ही दिया था, ऐसे ही बस भरा हुआ था, सो के उठ के जाके बस जाके पेपर दे, कोई इंटरेस्ट नहीं कुछ नहीं। कोई फ्रेंड दे रही थी तो होता है चलो यार भरने में क्या जा रहा है, 250 रुपए के फॉर्म था, वो भरा और जाके ऐसे उठ के पेपर दे दिया। तो ये मैंने देखा भाई गॉड, इतना बच्चा पेपर देता है बैंक पीओ का, एसबीआई का तो स्पेसिफिकली, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, आपकी सुख की जॉब है, कुछ करना। और आपने कभी जाके वैसे भी देखा एसबीआई के अंदर क्या काम कर रहे होते हैं लोग, ठीक है, इधर से उधर से इधर भगा रहे होते हैं। तो एक्चुअली के अंदर मैंने देखा, तो जब रिजल्ट आया ना, मुझे पता तो ऑब्वियसली नहीं क्लियर होना, बट देखने में क्या जा रहा है, तो वो देखा मतलब 6 लाख से ऊपर बच्चा था जिसने पेपर दिया। लेकिन यार 6 लाख में से, और बड़ी लिमिटेड से कम 2000 या 2200 के अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी थी ऑल ओवर इंडिया। 6 लाख में से इतनी सी वैकेंसी, और उसमें भी जनरल अलग, SC ST अलग, ओबीसी अलग, बस। तो फिर तो एक्चुअली के अंदर बहुत कंपटीशन है ये एक्चुअली। हाँ, तो उसमें से CS में कैसे आ गए हो? अच्छा ओके, तो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं था कि दोबारा कंटिन्यू करूं? अच्छा चलो वो भी हो जाएगा, ट्राई करते रहो। हाँ नहीं बिल्कुल ट्राई करना। नेक्स्ट अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको आर्टिकल 17, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये पहले चलता था इंडिया में, पहले तो बहुत कम था अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट,
अच्छा, आज भी कई रूरल एरियाज में आपको ये मिलेगा, कई जगह के ऊपर है। ऑब्वियसली वहां पे लोगों को पता भी नहीं है कि हमारा फंडामेंटल राइट है या हम इसके अगेंस्ट में कहीं कोर्ट में जा सकते हैं। उनको ऑलरेडी इतना दबा के रखते हैं, इतना प्रेशराइज करके रखते हैं कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक्चुअली में नॉलेज नहीं। अगर आप लॉ के अकॉर्डिंगली देखो तो ये देखो, पहले तो अनटचेबिलिटी का मीनिंग दिया हुआ है, practice of ostracing a minority group by segregating them from the mainstream by social custom or legal mandate। ये जो टर्म लिखा है ना, लीगल मैंडेट, दिस इज नॉट लीगल एज पर द लॉ, दिस इज लीगल एज पर देयर ट्रेडिशन, देयर रिचुअल्स। जो आपने देखा है लोग पंचायत वगैरह के अकॉर्डिंगली चलते हैं, ये वो सिस्टम है रादर देन की लॉ में लिखा हो। क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं अलाउ करेगा। ये जो वर्ड लिखा है कस्टम, सोशल कस्टम, वो लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहां के लोग उनको अलग कर देते हैं और उनको बोल देते हैं कि इस कास्ट से है या ये है, वो अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से उनको अलग कर देते हैं। और जो लीगल मैंडेट टर्म है, दैट इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर रूरल एरिया और दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी, नॉट एज पर द रिटन लॉ, नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden। अब ये any form है, आप किसी भी कैटेगराइजेशन को कर दो और बोल दो हम ये लोगों के साथ नहीं, हम लोग कांटेक्ट रखेंगे या अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को आप अप्लाई करो, ये किसी भी जगह पे एप्लीकेबल नहीं। एंड शेल बी पनिशेबल ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और अगर कोई ये प्रैक्टिस करता भी है तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस और लॉ के अंदर इसके लिए पनिशमेंट्स भी दी। यहाँ पे तो आर्टिकल ने आपको सिर्फ इतना बता दिया कि ये प्रैक्टिस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट पनिशमेंट जो है वो बाकी लॉज में लिखी है। अगर कोई प्रैक्टिस करता है, आप कोर्ट के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो वहां पे आप जाओ और जाके वहां पे कंप्लेंट अपनी फाइल कर सकते हो। अनटचेबिलिटी डज नॉट इंक्लूड इंस्टिगेशन टू सोशल बॉयकॉट। अच्छा, ये बॉयकॉट क्या होता है वैसे, बट एग्जैक्टली किस रीजन से सोशल बॉयकॉट क्या हुआ? हाँ, उसको हम बोलते हैं सोशल बॉयकॉट। अब अगेन आप ये चीज देखो कि क्या ये चीज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन तो ये भी है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अनटचेबिलिटी डज नॉट इंक्लूड। अनटचेबिलिटी स्पेसिफिकली इन्होंने किस पे फोकस किया, जो पुराने टाइम पे बोलते थे ना छुआछूत की प्रॉब्लम है, उस कैटेगरी को। दैट्स अगर किसी XYZ रीजन से लोग किसी को भी अलग कर देते हैं, ठीक है, या किसी रीजन से उस पर्सन का सोशल बॉयकॉट करते हैं, तो वो आपके आर्टिकल 17 के अंदर नहीं। अगर लेट सपोज मेरे को किसी पर्सन से प्रॉब्लम है और मैं जाके आप सबको भी बोल दूं कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन का बॉयकॉट कर दो और आप मेरी बात मान के उसको बॉयकॉट करो, तो नाउ इट्स अ सोशल बॉयकॉट, नॉट एन इंडिविजुअल वन। ये आर्टिकल 17 के अंदर नहीं, आर्टिकल 17 का ये पार्ट नहीं। किसी और लॉ में इसके बारे में कोई प्रोविजन दिया होगा, आप वहां पे जाके कंप्लेंट कर लो, बट इस रीजन से ये काम अलाउ नहीं है। हाँ, आर्टिकल 14, 15 फिर आ जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या बात होती है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि कौन से केस पे आर्टिकल कौन सा आपका एप्लीकेबल होगा। सोशल बॉयकॉट्स पे आर्टिकल 17 इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। तो घूम फिर के क्या होता है कि जब भी किसी को कुछ और नहीं मिलता